हमने दी थी, जंग में जो हिस्सा हमने लिया था आजादी के, वो हमारे घर के लिए लिया था, वो हमारे मुल्क के लिए लिया था, और उसके बदले कोई भी बख्शिशी नहीं होती, उसके बदौलत कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। और आज हम यहाँ पे जमा है अल्लाह के घर के। काड़ेवाड़ी की मस्जिद का जो है वो हो चुका है, मदरसे का जो हुआ है वो हो चुका है, बराबर ना हो चुका है। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं कि जल्द से जल्द उसी मदरसे का काम शुरू करके हम आगे बढ़ेंगे। जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। वो तोड़ी गई है, वो टूटी नहीं है। हम हमारी हिम्मत से उसे फिर से खड़ा करेंगे और हुकूमत को दिखाएंगे कि हम चुप बैठने वाले नहीं। मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं, क्योंकि 11 तारीख आप सबको मिल गई है। 11 तारीख मिली है। 11 तारीख को हम सब जमा होने वाले, ताकत से जमा होने वाले, सभी लोगों को लेके जमा होने वाले, घर वालों को लेके जमा होने वाले, दोस्तों को लेके जमा होने वाले, आसपास के लोगों को लेके जमा होने वाले। तो ये मीटिंग कामयाब। हम आगे चलते। मैं आज से 25 साल पहले पूछना चाहता हूं, पूना शहर, पिपरी चिंचवड शहर में कितनी मस्जिदें थी? आज 140 का आंकड़ा आ रहा है ना। 25 साल पहले कितनी थी? कम थी, कम ही रहेगी, बराबर ना। उनका स्क्वायर फुट कितना रहेगा हर मस्जिद का? बहुत ही कम रहेगा। आज जो है उससे बहुत ही कम रहेगा 25 साल पहले। लेकिन 25 साल बाद हमें वो मस्जिद बढ़ानी पड़ी, मदरसे बढ़ाने पड़े, बराबर है ना। जगह खरीदी गई हुई है, बराबर है। कई जगह पे अतिक्रमण नहीं है हमारा, जगह हमारी खुद की है, खरीदी की हुई है। सिर्फ एक टेक्निकल इशू है, परमिशन मिलता है नहीं मिलता है, बराबर ना। 25 साल बाद मैं पूछना चाहता हूं, 25 साल बाद पूछना चाहता हूं, आज के दिन पे मैं, मुसलमान अगर सोसाइटी में घर खरीदना चाहता है तो उसे घर मिलता है क्या? मिलता है क्या? आज अगर मेरे पास पैसे, अपने पास पैसे हैं और मस्जिद के लिए अगर हम जगह मांगते हैं तो जगह मिलने वाली है क्या? तो आने वाले 25 सालों बाद 2050 में मैं पूछना चाहता हूं, आने वाले 25 साल बाद 2050 में मस्जिदों की हालात क्या है? क्या आबादी कम होने वाली है? शहर में भीड़ कम होने वाली है? मुसलमान घर देखते समय पहली बात यही देखता है कि क्या मस्जिद साथ में है, बराबर ना। तो जो मस्जिदें आज 3000 स्क्वायर फीट की रहेगी, वो आने वाले 25 सालों में 30,000 से ज्यादा बढ़ने वाली। ये बात सही है या गलत है? हम डायरेक्ट मुद्दे की बात करना चाहते। आने वाले 25 सालों का मुकर्रर तय करने के लिए ये 11 तारीख का मोर्चा होगा। ये सिर्फ कल के पैसों के लिए नहीं, ये तो है ही, ये तो है ही। कारपोरेशन पे हम क्यों जा रहे हैं? हम पुलिस कमिश्नर के पास जा सकते थे, क्यों आपने गलत बंदोबस्त दिया? कारपोरेशन का कमिश्नर बायस हो सकता है ही। जब वो मदरसे के तरफ आ रहा था वो आजू बाजू की इमारतें उसको मालूम है, हम ढूंढना चाहते हैं ना। याकूब भाई आपने बोला कि हम लोग बैठाएंगे, जो जो इनलीगल है वो हम देखेंगे। जानकारी कौन देने वाला है हमें? कमिश्नर। उसके पास तो पूरी जानकारी है। जानकारी होने के बावजूद उन सब अतिक्रमणों को दरकिनार करते हो, उसका बुलडोजर जो है वो सिर्फ मस्जिद और दरगाहों पर और साथ में मदरसों पे आ रहा है। तो उसको सब मालूम है, उसके पास सब यादी है। लेकिन पुलिस को भी तो जानना जरूरी है, क्यों हम बंदोबस्त दें? तुम एक के साथ एक न्याय करेंगे, दूसरे के साथ दूसरा न्याय करेंगे, ये नहीं होता। लेकिन हम पुलिस के पास नहीं जा रहे। हम 11 तारीख को हम म्युनिसिपल कमिश्नर के पास जा रहे हैं, क्योंकि उसमें एक और बात रखी जाएगी कि जो डीपीआर बनने वाला है आने वाले 25 साल के लिए महानगर पालिका का जो एक आरा खड़ा बनने वाला है या बनाने जाने वाला है या बना
उसमें मस्जिद, दरगाह और मदरसों के लिए इसमें जगह होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि हम चाहे तो भी जगह खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमें कोई बेचने वाला है नहीं। और आने वाले 25 सालों में ये बहुत जहर फैलने वाला है। मैं पिंपरी चिंचवड की मीटिंग करके निकला था, अली था, नांदेड़ के लिए गया था, आपसे कह के गया। मैं जाते वक्त ट्रेन से गया और ट्रेन से जब मैं उतरा नांदेड़ में, तो वहां से मेरे एक दोस्त थे, उसको मैंने फोन पे भद्दी भद्दी गालियां दी। क्यों मालूम है? क्योंकि हर बार ये कहता है कि ये राहुल डंबाई हमारे बीच में क्यों है। मैंने उससे कहा कि मैं ट्रेन से गुजर रहा था, मेरे साथ में 2 महिलाएं थी, एक कार्यकर्ता था। जब मोदी की बात चल रही थी तो वो मुझसे थोड़े खफा थे, और जब फोन पे चल रहा था हमारा कि ये मीटिंग के बारे में और बाकी सब, और मैं मुसलमानों के साथ में खड़ा हूँ, ये सोचने के बाद वो मुझसे बुरी तरीके से देख रहे थे मुझे। ये जहर कहाँ तक फैला, ये मैं परसों की बात बता रहा हूं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम आने वाले 25 सालों के बारे में सोच लें, क्योंकि जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने हमें आज तक 140 मस्जिदें दी हुई, मगर वो भी हमें कम गिर रही है। और इसी बात को लेके हमें 11 तारीख को दोपहर 3 बजे महानगर पालिका के भवन के सामने जमा हो। जज्बात है तभी तो हम यहां पे, और जिसके जज्बात नहीं वो मुर्दा है, और मुर्दे कब्रिस्तान में होते। मगर जज्बा जो है वो अगर सही दिशा में नहीं गया तो वो जेल में जाना है। हालांकि अभी जेल में जाने के लिए हमें गलती करने की कोई जरूरत नहीं होती है, मगर बाहर रहेंगे तो ही रहेंगे। मैं एक भरोसा देना चाहता हूं कि जो 11 तारीख का हमारा मोर्चा होगा या धरना होगा, जो भी आंदोलन होगा, वो अगर परमिशन होगा तो ही होगा, अगर परमिशन नहीं होगा तो परमिशन के लिए भी आंदोलन। क्योंकि एक भी गुनाह हम नहीं चाहते, एक भी एफआईआर हमारे नौजवानों पे, हमारे जो राजनेता है, हमारे जो उलमा है, हमारे जो भी कार्यकर्ता है, उनमें से किसी के पर भी एक भी एफआईआर हम नहीं चाहते। ये मोर्चा, ये जुलूस, ये मोर्चा, ये आंदोलन खामोशी के लिए रखा है। नौजवान थोड़े से नाराज हो जाएंगे, क्या हम बोले भी नहीं, हम बोले भी नहीं, ऐसा वो कह सकते हैं। मैं जुड़ा हूं, हर आंदोलन से जुड़ा हूं। मैं दूर की बात नहीं करता हूं, अपने पिंपरी चिंचवड शहर के बाजू में पूना शहर है। पूना शहर में तकरीबन 1000 से ज्यादा, कितने 1000 से ज्यादा युवाओं पर, मुस्लिम युवाओं पर संगीन मामले दर्ज हुए। सिर्फ एक घोषणा हो, वो मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहता। 1000 लीडर जो होता है, नेतृत्व जो होता है, वो पालक होता है। जितना वो अपने घर वालों से प्यार करता है, उतना अपने कौम से प्यार करने वाला होता है, और उतना ही वो अपने साथ आने वाले हर एक शख्स से प्यार करने वाला होता है। और अगर हम अपने घर वालों पे कोई केस न होने देने वाली है, तो फिर हमारे साथ में घूमने वालों पर कैसे केस होगा? तो नौजवानों ने एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि खामोशी जो है, खामोशी की जो आवाज है, वो 100 मेगावाट के स्पीकर से ज्यादा, क्योंकि वो कानों तक नहीं, वो दिलों की धड़कन तक पहुंचती है, और दूसरे की धड़कन इतनी बढ़ाती है कि शायद उसको हार्ट अटैक ना। तो 11 तारीख के लिए हमें पूरी खामोशी से, बगैर किसी घोषणा के हमें वहां पे एकत्रित होना है। यहाँ पे बैनर देखा है आपने, आप सबको दिखाई दे रहा है, सिर्फ लिखा हुआ है आपने, सिर्फ क्लियर कट मैसेज है। उसमें सिर्फ एक शब्द बढ़ेगा,
सिर्फ मस्जिदों पर अतिक्रमण कार्रवाई क्यों, उसमें हम लोग जोड़ेंगे सिर्फ मस्जिदों और मदरसों पे अतिक्रमण कार्रवाई क्यों। और कोई जरूरत है किसी स्लोगन की हमें है कि आपसे राय लेना चाह रहा हूं मैं, नहीं है ना, यही काफी है ना। और दूसरी बात ये जो अभी ये सूचना आई है, इससे कितने लोग सहमत है कि हम काली पट्टी बांध के ही बाहर निकलेंगे। मुंह पे भी काली पट्टी लगाई। हम इस मोर्चा में एक आवाज आई है कि 25,000 लोग शामिल होंगे। आपको क्या लगता है कितने लोग शामिल होंगे? नीचे से 2-1 आवाज आनी चाहिए। फाइनल कितना आंकड़ा है? किसी का 50,000 है तो किसी का 1 लाख है, बीच में हम 75 पे फाइनल करते हैं। मगर 75,000 लोग आने वाले हैं और नीचे वहां पे हमें 3 घंटे तक बैठना है। आए पानी पीने के लिए बाहर निकल गए, चाय पीने के लिए बाहर निकल गए, सिगरेट पीने के लिए बाहर निकल गए, बात करने के लिए बाहर निकल गए। ऐसे लोग मोर्चा में ना आए तो बेहतर, ना आए तो बेहतर। जिसमें जज्बा है वही मोर्चा में आए, बाकी सब लोगों के लिए लाइव तो होता रहे, वो घर बैठ के भी देख सकते। अब ये मोर्चा के लिए जो हमारी माँ बहनें वहां पे आने वाली है, हम खड़े रह सकते, कैसे भी बैठ सकते, उनको नहीं बिठा सकते कैसे। उनके लिए हमें कारपेट बिछाना है या हमें उनके लिए दर्री या सतरंजी बिछाना है, बराबर है। कितनी लगने वाली स्पीकर और माइक ध्यान में रखिए आप, बराबर ना। ये हॉल में हम मीटिंग लिए हैं, ये आवाम का है इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये किसी पार्टी का किसी नेता का रहता तो ये बात मैं नहीं बोलता। तो ये हॉल के लिए कुछ पैसा लगा रहेगा क्या? नहीं, बराबर है। और हॉल में मीटिंग है तो अच्छी मीटिंग हुई ना, रास्ते पे ये नहीं हो सकती, ये अच्छी मीटिंग हुई है। तो अगर हॉल के लिए 20,000 रुपए लगते हैं, 15,000 रुपए लगते हैं, तो ये रास्ते के आंदोलन के लिए भी हमें तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए लगने वाले हैं। क्योंकि एक स्टेटस के साथ हम अपना आंदोलन करेंगे, स्टेटस के साथ भी हम अल्लाह के घर के लिए आंदोलन करेंगे। हम किसी नेता की सभा में नहीं जाने वाले, किसी नेता के लिए नारे लगाने के लिए नहीं जा रहे, और किसी नेता के खिलाफ भी नारे लगाने नहीं जा रहे। हम सिर्फ हमारा हक मांगने जा रहे हैं, तो उसका एक स्टेटस होना चाहिए कि नहीं, और उसके लिए पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा। हालांकि जो जो अपने में रहेगा कारागिर, वो जिम्मेदारी उठाए तो और अच्छा है, और उठाएगी मुझे यकीन है। तो इसके लिए हमें क्राउड फंडिंग भी करनी पड़ेगी। देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि क्या जरूरत है किसी एक को नेता बनाने के, हमें देखो खर्चा करने वाले बहुत है, बिना क्राउड फंडिंग के ये हुआ है, तो ये 2-4 लाख रुपए 5 लाख रुपए भी हो सकता है, लेकिन किसी की मेहरबानी हमें नहीं चाहिए। जो आगे चल रहे उनकी भी नहीं चाहिए। जो है जितना है सब कुछ समाज का रहेगा, उम्मत का रहेगा, और उम्मत के हिसाब से ही चलेगा, तभी वो कामयाब होगा। नहीं तो क्या होता है, फिर मैं खर्चा करूंगा तो मैं फैसले ज्यादा ले सकता हूं ना, ऐसा मुझे लगता है, बराबर ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मोर्चा पे, आंदोलन पे उम्मत का कंट्रोल होना चाहिए, किसी नेता का, संगठन का और शिष्टमंडल का नहीं। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, बाकायदा कमेटी बनाई जाए, ध्यान में रखिए। क्योंकि मोर्चा को अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो मोर्चा बहकने की संभावना होती है, आंदोलन बहकने की संभावना होती है। और आंदोलन बहकाने के लिए कई लोग तो बहके ही है, बराबर। क्योंकि मैं इतिहास के पन्ने जब देखता हूं, तभी गांधी जी के टाइम पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद में परसों ही कुछ गिरफ्तारियां हुई कि हिंदू लोग थे और मुस्लिम वेश में, लिबास में आके दंगे करा रहे थे हैदराबाद में। ये 8 दिन पहले हुआ है, बराबर है ना। ये सब बातों को हम ध्यान में रखें।
और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए पूरे हम तरीके से काम करेंगे और इसीलिए हमें डिसिप्लिनरी कमेटी बनानी पड़ेगी। जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वही लोग मोर्चा का नेतृत्व करें। ये पहले से तय, बराबर ना भाई? पहले से तय, और वो तय करने की जरूरत भी नहीं है। कोई बड़ा बुजुर्ग सामने जा रहा है और हम उसके सामने जाएंगे तो वो काहे का कार्य करता है? वो तो नेचुरल कोर्स में। तो वो मोर्चा का जो है वो तय हो गया है और आप सब उसमें पदर आने वाले हैं और सबको लेके आने वाले। अब दूसरी बात इसमें जो है, जो शाहबुद्दीन ने कही थी कि हुकूमत अगर आनन फानन में हमें बुलाता है, इस मीटिंग का एक इंपैक्ट होगी, है कि नहीं? हो सकता है ना? और वो हमें लिख के देते कि आने वाले समय में हम किसी भी धार्मिक स्थल पर भेदभाव पूर्वक तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि जब तक वहां का आखिरी अतिक्रमण निष्कासित नहीं होता है तब तक हम वहां देखेंगे भी नहीं, तो फिर हम रुक जाएंगे। क्योंकि बातचीत करना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला एक दो दिन का नहीं है, एक मोर्चे का, दो मोर्चे का, एक आंदोलन, दो आंदोलन का नहीं है। हमें 25 साल की आगे की लड़ाई लड़नी है। याकूब भाई जी के भाई आए, आज रिटायर होके आए थे, इंजीनियर है ना यहाँ पे, बैठो, शेख साहब है, बैठो। हम कल ही बात कर रहे थे यूनुस भाई साहब और हम, कि वकीलों की जरूरत है, कि हमें है जरूरत, लेकिन उनकी जरूरत हमें कोर्ट में। हमें आंदोलकों की जरूरत है, क्या जरूरत है? क्योंकि हम सब आंदोलक ही है। मगर आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसकी है, तो आर्किटेक्ट लोगों की है। वही लोग वो पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका को एक डीपीआर बना के देंगे, हमें कहां कहां मस्जिदें चाहिए, और हमारी जो जो मस्जिदें हैं, जो जो हमारे मदरसे हैं, उनमें आने वाले 25 सालों के लिए क्या क्या इंतजाम करने। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी आर्किटेक्ट हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, या फिर जितने भी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वाले लोग हैं, वो इस कमेटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। किसी ने कहा कि 90% हमारे जो है वो इनलीगल है, वो लीगल नहीं होगी। कुछ फैसले सियासी होते हैं, हालांकि सभी फैसले सियासी होते हैं। अगर सियासतदारों पे हमारा सही निशाना बैठ गया, सही निशाना, तो वो 2 लाइन पे सब हमारा मसला खत्म कर देंगे कि फला फला तारीख से लेके फला फला तारीख तक बनी हुई सभी मस्जिदें और दरगाह और हमारे मदरसे और हमारे जितने भी कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की जितनी मस्जिदें हैं, उन सब को लीगल करार दिया जाता है। ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ निशाना, तीर जो है वो निशाने पे लगना चाहिए। अब इसमें तीरंदाजी में कौन कौन माहिर है, वो आने वाले समय में हमें पता चलेगा। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का यहां पे जिक्र हुआ। हम परसों यहाँ के एक बड़े अफसर से मिले, पुलिस कमिश्नर के नुमाइंदे थे, उनसे मिले। हमारी पहली जो मीटिंग हुई थी, जिसमें तकरीबन 200 लोगों को बुलाया था, लेकिन आए 60 लोग थे, क्योंकि जल्दबाजी में वो बुलाई गई थी। एक बड़े लेवल के अफसर ने उस मीटिंग को लेके हमें बुलाया था, बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे कमिश्नर साहब आपसे मिलने को बुलाएंगे तो आप आएंगे। क्या कहा उन्होंने? हमारे कमिश्नर साहब आपको बुलाएंगे तो आप आएंगे। पहले हम जाते थे, अब वो बुला। ये जीत का पहला हमारा परिचय, क्योंकि कानून व्यवस्था ना बिगड़ी जाए, ये सबसे ज्यादा अगर कोई चाहता है तो पुलिस वाला ही चाहता है, क्योंकि काम तो उसको ही करना पड़ता है ना।
कारपोरेशन को थोड़ी काम करना होता है। तो उन्होंने हमें बुलाया और बोले, तो याकूब भाई थे, हम थे, हमने कहा कि ठीक है हम आएंगे, हमारी जो बात है उनके सामने रखेंगे। और उन्होंने वो इसलिए कहा था क्योंकि वो बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात से पूरी तरीके से सहमत हुए थे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून में सब लोग समान हैं, कानून किसी में भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता। और यहाँ पे हमारे साथ भेदभाव हो रहा, अतिक्रमण के नाम पे हम पर जाति हो रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके सभी साथियों ने मिलकर इस देश के संविधान को लिखते हुए हमारे लिए कुछ धार्मिक अधिकार दिए थे। उस धार्मिक अधिकार में मुसलमानों के कई सारे अधिकार है और उसमें अपना धर्म उन्हें हर तरीके से, हर संभव कोशिश के साथ में, हर उस समय पे जितना भी खराब क्यों न समय चले उसे उन्हें अमल लाने में उनके लिए कुछ अधिकार दिए हुए, सारे अधिकार। और वो अधिकारी उसी बात पे कन्विंस हो गया कि उनको मैंने समझाया कि साहब बाकी सब छोड़ दो, जुम्मा की जो नमाज है वो मस्जिद में ही करनी पड़ती है और वो हजारों साल की वो संस्कृति है और वो कंपलसरी है। तो फिर वो परेशान हो गए। बराबर, रोज की नमाज हम घर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन जुम्मा की नमाज के लिए हमें मस्जिदों की जरूरत है और वो हमें भारतीय संविधान ने भी हमें दिया हुआ अधिकार है। हालांकि वो अधिकार हमारे धर्म का है, लेकिन भारतीय संविधान ने उसको मान्यता दी है और उसको प्रोटेक्ट किया। ईदगाह पे हमें जाना पड़ता है, ईद की नमाज जो है वो ईदगाह पे ही होती है, वो घर पे नहीं पढ़ सकते और वो मस्जिद में भी नहीं हो सकती, वो ईदगाह में ही जाना पड़ता है। तो फिर वो परेशान हो गए और वो बोले कि ठीक है बराबर है बोले। और फिर उन्होंने कुछ बातें कही सुनी, वो बात यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। कल या परसों हमारा एक डेलीगेशन पुणे पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, डीसीपी से बात करेंगे और उनको यहाँ की जो जनभावनाएं है वो उन तक पहुंचाई जाएगी। हालांकि उन तक पहुंची हुई है, उनका पूरा बंदोबस्त यहाँ पर है, सीनियर पीआई लेवल के अफसर यहाँ पर है। फिर भी समाज की ओर से हम उनको मिलने जाएंगे, शिष्टमंडल के साथ मिलने जाएंगे और उनको 11 तारीख का हमारा जो फैसला है वो हम सुनाएंगे। 11 तारीख का फैसले पे हम अमल है ना, कायम है ना, तो उनको हम सुनाएंगे कि हमने एक निर्णय लिया है कि हमारे खिलाफ जो जाति हो रही है और हमें जो प्रताड़ित किया जा रहा है किसी के कहने पे, किसी को खुश करने के लिए, वो कृपया बंद करें। अगर आप बंद नहीं करते हैं तो हम पहले चरण में, ये शब्द ध्यान में रखिए, पहले चरण में हम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, दूसरे चरण में कानूनी ही करेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से करते रहेंगे। महात्मा गांधी ने एक अच्छा सबक दिया है कि आंदोलन के कितने तरीके होते हैं, हुकूमत को कैसे परेशान किया जाता है, ऐसे कई सारे हैं, हम सब करेंगे। एक भी कदम हमारा कानून के खिलाफ नहीं होगा, एक भी। ये यहां बैठे हुए सभी जिम्मेदारों की ओर से वादा है, करे वादा कि एक भी एफआईआर दर्ज होने नहीं देंगे हम। बराबर है, जिम्मेदारों की ओर से हाथ उठा के अभी आप वादा करो इनसे, नौजवानों को, बराबर। तो नौजवान साथी और नौजवान दिल रखने वाले बुजुर्ग, क्या बात है, सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि अपने जज्बात जो है क्या बात, वो हम सही दिशा में लेके जाएंगे और 11 तारीख को हम मिलते हैं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, आपके इस मोर्चा को लेके अभी देखो, मैं फिर से बताता हूं किस वजह से हम जम रहे हैं, ये सबको मालूम है ना, कहां पे जम रहे हैं, किस वजह से, कौन सी मांग है, वो सब मालूम है। इसके साथ ही कोई अगर सवाल रहेंगे तो हम सवाल लेंगे, उसके जवाब भी देंगे और